तो बायोलॉजिकल तरीक़ेकार को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें जो दुनिया में मौजूद रिसर्च, री मीन्स दोबारा, सर्च करना मीन्स ढूंढना, मीन्स दुनिया में कोई चीज़ अवेलेबल है उसको आप ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी दैट इज अवेलेबल। रिसर्च का मतलब यही होता है कि दुनिया में कोई चीज़ गॉड ऑलमाइटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, यू हैव टू डिस्कवर दैट वन। तो बायोलॉजिकल मेथड का मतलब ये है कि डिस्कवर करें उन चीज़ों को जो आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं या जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। तो नॉर्मली हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड में मेथड एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम स्टडी करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं मगर वो हमें मिली नहीं है। अब हम उसको ढूंढने की कोशिश करें, उसके पीछे रीजंस को ढूंढने की कोशिश करें, उसको हम जो है फर्दर एलाबोरेट करने की कोशिश करें। तो ऐसे तरीक़ेकार या ऐसे तरह से इल्म को या जदीद तरीक़ेकार इल्म का जो है उसको हम नाम देते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में है क्या? आइडेंटिफाई हिडन थिंग्स, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड है ट्राई टू गेट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स, ट्राई टू गेट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय रिसर्च। तो जदीद तरीक़ेकार से, जदीद तरीके से, टेक्नोलॉजी से आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जो है स्टडी करने की कोशिश करें कि भाई दुनिया में जो चीज़ आई है या मौजूद है या नहीं है, उनके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न को आप ढूंढने की कोशिश करें। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। पहली चीज़ होती है बेटा, फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जर्वेशन। पहली चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद जो है हम एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा करते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि हम उसके ऊपर, डेटा के ऊपर अपना जो है एक सेंटेंस देते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं। और इस हाइपोथेसिस के बाद हम उसकी एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग भी देते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है और उस एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट में, उसके कॉन्क्लूजन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है क्या। अगर सही है तो इट बिकम थ्योरी, अगर गलत है तो उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। अगर बार बार सही है तो इट बिकम चेंज इनटू लॉ, और वी कैन से द साइंटिफिक लॉ। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको डिस्कस करनी है कि ये हैं क्या। इस जगह पे मैंने लिखी भी है मगर वो आगे पीछे हैं थोड़ी सी, या आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें मिस्ड हैं। इसमें बायोलॉजिकल मेथड में पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके बारे में आप जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको डेटा एक्युमुलेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है हाइपोथेसिस, फिर डिडक्टिव, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर रिजल्ट, फिर थ्योरी, फिर लॉ, या इस तरीके के ये कंसेप्ट हैं जो हमें इस जगह पे डिस्कस करने हैं। पहली चीज़ की तरफ हम आते हैं कि ऑब्जर्वेशन किस चीज़ को कहा जाता है। बेटा ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की, समझने की, या उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को
या किसी भी चीज के प्रॉब्लम को जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, आपके जहन में आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, तो उन आइडियाज को आप नाम देते हैं कि ऑब्जर्वेशन है। द बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज और हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक्स न्यू वंस। मीन्स पुरानी ऑब्जर्वेशंस को समझते हुए फिर उसको अपडेट करके न्यू इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, या नई चीजें उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करें, या सोचे कि भाई ये चीज हिडन है। तीन इसके पर्सपेक्टिव, फॉर एग्जांपल सोच रहा है तो वो चीजें क्लियर हैं, मगर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई चीज हिडन है, मुझे उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन। ऑब्जर्वेशन करने के लिए हर बंदा रिसर्चर नहीं बन सकता, हर बंदा आइंस्टाइन नहीं बन सकता, हर बंदा जो है बड़ा साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बन सकता। कुछ चीजें होती हैं जो उनको करनी होती हैं, और इनमें पहली चीज है बेटा देयर शुड बी विजन। मीन्स चीजों को वो देख सके, बारीक बीनी से देख सके, छोटी सी छोटी तरीके से अगर वो रिसर्च कर रहा है तो उस चीज को देखने की सलाहियत दो तरीके की होती है। एक जो है दूर अंदेशी देखने की होती है, और दूसरा ये होता है कि उस चीज को अपनी आंख से प्रॉपरली देख सके, ताकि उसमें डिफरेंशिएट कर सके कौन सी चीज सही और कौन सी चीज गलत है। और उसके बाद बेटा हियरिंग का कंसेप्ट है कि भाई हियरिंग जरूरी है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। मैंने स्टार्ट में बेटा आपको बताया था कि साइंस इज नथिंग विदाउट योर सेंसेस। हर बंदा है ना बेटा, देखिए कोई बंदा है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस दुनिया में रहते हुए कहते हैं कि भाई जिन है दुनिया में, कहते हैं कि तावीज हैं, या फलां पीरे जो है कामिल हैं, या ऐसी चीजें जो दुनिया में खुद वो लोग कर रहे होते हैं, तो मीन्स उनको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं असल में। क्यों? क्योंकि उनका सेंस जो है वो काम नहीं करता, सेंस ऑफ विजन काम नहीं करता, या अगर कोई चीज उसको समझाने की कोशिश करे तो वो सुनने की कोशिश नहीं करते। तो इसी तरीके से नॉर्मली हम कहते हैं कि विजन है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, जो आपको एबिलिटी देती हैं, जो आपके समझने बूझने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा बढ़ाती हैं। ऑब्जर्वेशन, आप पहली चीज़ समझें कि ऑब्जर्वेशन है क्या। किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी काम के बारे में आप इंडिकेट करें, आप उस चीज के बारे में सोचने समझने की कोशिश करें, या उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करें, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये प्रूव नहीं है, स्टिल दैट इज नॉट प्रूव। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैं लोगों से पूछूंगा कि ये चीजें हैं, फिर उसके बाद होगा मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, फिर उसके बाद अगर सही है या गलत है फिर उस चीज की आइडेंटिफिकेशन होगी। पहली चीज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेटा किस चीज को कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी काम के बारे में, किसी भी हिडन जो है हिडन चीज के बारे में आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज को आप नाम देते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है। फिर इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास एक और चीज आती है बेटा। ऑब्जर्वेशन के बाद ऑब्जर्व करते हैं, जब ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करने के बाद कुछ और चीजें हमें जो है करनी है। ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास है बेटा हाइपोथेसिस, मगर उससे पहले ऑब्जर्वेशन के बाद हम करते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ डेटा। अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन कहा जाता है बेटा कलेक्शन को कहा जाता है, अक्यूमुलेट करना। पहली चीज आप देखें डेटा किस चीज को कहते हैं बेटा, डेटा कहा जाता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं वो अरेंज्ड नहीं है। मीन्स किसी बंदे से आपने पूछा उसका अपना स्टेटमेंट, किसी किताब से देखा उसका अपना जो है ऑब्जर्वेशन, किसी रिसर्च पेपर पे देखा उसका अपना ऑब्जर्वेशन, नेट पे देखा उसका अपना ऑब्जर्वेशन, या पुराने जमाने में कुछ लोग जो है उसके बारे में कोई बात करते थे तो वो अपना एक परसेप्शन। तो तमाम चीजें जो हैं उनको आप अलग अलग इकट्ठा कर रहे हैं।
तो ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हैं कि वो डेटा है, आपको डेटा कलेक्ट करनी होती है। फिर डेटा कहाँ कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं, किसी साइंटिस्ट के रिसर्च वर्क से कर सकते हैं, मगर पास्ट में या प्रेजेंट में हो सकता है। मीन्स किसी बंदे ने जो आपने ऑब्जर्वेशन की है, आप पहले देखेंगे कि क्या इसके ऊपर कोई बंदा पहले काम कर चुका है या नहीं कर चुका है। अगर पहले काम कर चुका है तो आपका काम करना फजूल है, क्योंकि आप पहले किसी ने काम किया है, अपना काम अप्रूव कराया हुआ है उसने। अगर आप वही काम सेम करते हैं तो आपकी अप्रूवल नहीं होगी, आपका टाइम जान होगा। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है कि पहले आप साइंटिस्ट जो पास्ट में काम कर चुके हैं या प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, या किसी भी साइंटिस्ट का कोई रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, तो उस रिसर्च पेपर को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। इसके लिए हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है इसको। क्या करते हैं बेटा हम, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है कि किसी ने काम किया है, किसी किताब में, किसी बुक में, किसी नेट में, कहीं पे भी आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ लिटरेचर। साइंटिस्ट से और उसके बाद जो है कंसर्न्ड पीपल जो है, मीन्स किसी इलाके में, किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे जाएंगे, उन लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको जो लोकस्ट है वो कितना परेशान कर रहे हैं, या आपको जो कॉकरोचेस हैं कितना परेशान कर रही हैं, या आपको मॉस्किटो से क्या तकलीफ है, या आपको कोई भी इंसेक्ट जो आपके जहन में है, कोई भी जानदार जो आपके जहन में है, आप उस जानदार को जहन में रखकर लोगों से सवाल पूछेंगे कि भाई ये चीज़ है, ये मुझे जो है इसके ऊपर वर्क करना है, आप बताएं कि आपके इलाके में ये जानदार पाए जाते हैं, आप बताएं कि ये जानदार आपको कौन कौन सा नुकसान देते हैं, ये बताएं ये जानदार जो है किस किस फसल को खाते हैं, क्रॉप को खाते हैं, या उसके बाद आप इनमें से मुतमईन है या आपको इनमें से फायदा है या नुकसान है। तो कंसर्न पीपल से जरूर पूछना है। और उसके बाद अगर उसी चीज के ऊपर कोई बुक है तो आपको वो किताब भी परचेज करनी पड़ेगी, या किताब में अगर कोई आर्टिकल उसका पब्लिश्ड है तो वो भी आप, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिसर्च आर्टिकल भी लेना पड़ेगा। या उसके बाद जो है कोई मिथ है, मिथ का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने कोई बात की है मगर उसका कोई प्रूफ नहीं है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको हिचकी आ रही है, कि लोग कहते हैं कि मुझे हिचकी आ रही है, फलां बंदा मुझे याद कर रहा है, मगर इसका कोई प्रूफ नहीं है। आपके साथ एक बंदा, 10 बंदे, 20-50 बंदे हम बिठा दें और बारी बारी वो आपको याद करना शुरू करें, मगर आपको कभी भी कोई हिचकी नहीं आएगी। ये तो पुराने जमाने में एक जो है कंसेप्ट लोगों ने बनाया हुआ था। तो ये जो हिचकी वाला कंसेप्ट है, या उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के जिन हैं, भूत हैं, या तावीज़ात के खुराफात हैं हमारे जहन में, ये तमाम चीज़ें एक मिथ हैं और पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो अपडेट हमारे ऊपर डाली जा रही हैं। अब याद रखें बेटा, ये अंग्रेज खुद इस चीज़ को नहीं मानते, मगर इंग्लिश आप देखें, इंग्लिश तमाम मूवीज आपको इस मैजिक के ऊपर ही मिलती हैं, मगर वो खुद कहते हैं कि जिन नहीं है, खुद कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। मीन्स वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, मगर लोगों को जो है अपने लिहाज से या हमारे लिहाज से परेशान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है कि जिन्नात जो हैं उनका अगर वजूद है भी सही तो वो इंसान से उसका इतना ज़्यादा जो है अशरफ नहीं है। ह्यूमन एज अशरफ मखलूक़ात होमोसेपियन है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग जो हैं वो कौन है, इंसान ही हैं, ह्यूमन ही हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं। जिन नहीं चला रहे, इंसान ही चला रहा है। और ह्यूमन इज द पावरफुल इन द वर्ल्ड आफ्टर द गॉड ऑलमाइटी। इंसान अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, पावरफुल जानदार है जो इस दुनिया को चला रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसको कंटिन्यूसली चलाता रहे। अब बेटा ऑब्जर्वेशन के बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अब उस डेटा को आप जो है अरेंज करके उसमें से एक सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस को हम नाम देंगे हाइपोथेसिस। कौन सी चीज है बेटा, फर्स्ट वन यू शुड कीप इन माइंड कि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे,
ऑब्जर्वेशन के बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे या डेटा कलेक्शन करेंगे। जब डेटा कलेक्ट हो जाएगी तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर लोगों ने कितना काम किया है, या जो काम किया हुआ है वो आपके काम के कंपैरिजन में कितना डिफरेंट है, या जिस बंदे ने जो काम किया है उसको देखते हुए आप देखें, फिर उसके बाद दूसरा काम करने की कोशिश करें जो रह गया है, तो उसके बारे में आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि भाई मैं किस काम के ऊपर वर्क करने जा रहा हूँ। और उस ऑब्जर्वेशन और डेटा अक्यूमुलेशन के बाद आपका जो एजुकेटेड सेंटेंस बनेगा कि भाई ये चीज, ये काम रहता है इसमें, बाकी काम किया हुआ है, तो उस सेंटेंस को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहा जाता है बेटा टेंटेटिव स्टेटमेंट, or we can say educated guess। टेंटेटिव स्टेटमेंट या एजुकेटेड गेस। टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि आप पढ़ा लिखा जो है एक वर्क कर रहे हैं, आप न्यू मीन्स बिल्कुल केयरफुल हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप केयरफुल हैं कि भाई मुझसे कोई गलती नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मगर ये डिपेंड करता है लक के ऊपर और नेचर के ऊपर कि आप उसको प्रॉपरली प्रूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप प्रूव कर पाएंगे तो इट बिकम चेंज इनटू लॉ, अगर थ्योरी। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी 3 साल 4 साल की आपकी मेहनत है वो रायगान होगी। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि दिस इज एजुकेटेड गेस, इट इज नॉट कंफर्म येट, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है आपने उस चीज के ऊपर डेटा कलेक्ट की, आप उस डेटा के बुनियाद पे जो काम है, तो उस डेटा के बुनियाद पे आप अपने हाइपोथेसिस दिया। अब ये हाइपोथेसिस में भी प्रूव कर सकें, में भी प्रूव नहीं कर सकें। अगर आप प्रूव कर सकेंगे तो इट बिकम चेंज इनटू थ्योरी, अगर आप प्रूव नहीं कर सके तो इट बिकम रिजेक्टेड। तो इस वजह से दिस इज नॉट प्रूव्ड। हाइपोथेसिस इज जस्ट सेंसिटिव or we can say tentative statement है, either it prove or right or wrong we can say। अगर prove हुआ तो it become change into theory, अगर wrong तो it become change into law। मगर hypothesis एक statement होता है, जैसे एक statement में दे रहा हूँ, जैसे past में कहा गया था, अभी नहीं है ये, past में कहा गया था कि मलेरिया caused by bad air। पास्ट में कहा गया था कि मलेरिया खराब हवा से होती है, मगर होती नहीं है, क्योंकि ये हाइपोथेसिस लोगों ने दिया था, उस रिसर्च वर्क ने दिया था, मगर ये प्रूव ना हो सका, तो इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया। ये एक हाइपोथेसिस था। और फिर उसके बाद दूसरा हाइपोथेसिस आया कि मलेरिया caused by प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसकी मदद से होती है? प्लाज्मोडियम की मदद से, और ये प्रूव हो गया। अभी तक ये थ्योरी भी बना, पर उसके बाद ये लॉ है, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ यू कैन से। यूनिवर्सली आप कह सकते हैं कि जिसको मलेरिया है उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है। टीबी के लिए भी ऐसे है कि टीबी जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अब जो है एक और कंडीशन है, सेल के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी कह सकते हैं। जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है दुनिया में तमाम जिंदा जानदार, उनका बुनियादी या बेसिक जो है एक यूनिट है। अब बेटा हाइपोथेसिस के बाद काम स्टार्ट होता है। काम स्टार्ट होता है, साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो एक्सपेरिमेंटेशन करता है। साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करता है, और उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट लाखों कोशिश करता है, हजारों कोशिश करता है, और उसकी कोशिश होती है कि उसका हाइपोथेसिस, उसके दिए हुए वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और दिए हुए वर्ड्स जो हैं वो प्रूव हो जाएं, ताकि इस दुनिया में
जब भी कोई वर्क करे, कोई भी काम करे, तो उस बंदे को भी कोड करे। तो हाइपोथेसिस क्या है? असल में एक वर्क को सेंटेंस में लिखने का एक तरीकेकार है कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, उसका टॉपिक क्या होगा, उस टाइटल या टॉपिक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि यह हाइपोथेसिस है। जब भी बेटा आप पीएचडी करने जाएंगे, एमफिल करने जाएंगे, तो आप अपने काम का एक सेंटेंस देंगे और उस सेंटेंस को हम नाम देते हैं कि यह हाइपोथेसिस है। अब हम इस हाइपोथेसिस की तरफ हम जब आए, तो हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास एक और काम स्टार्ट होता है, वो है बेटा नॉर्मली एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेरिमेंटेशन, कि एक्सपेरिमेंट करें और उसमें प्रूव करने की कोशिश करें कि वो सही है या गलत है। अगर साइंटिस्ट खुद अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए आप कहेंगे कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग, साइंटिस्ट or we can say is scholar, he or she try to prove his or her work। अपने काम को जो बंदा खुद प्रूव करने की कोशिश करे, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं खुद ढूंढने की कोशिश करे, या उस काम के ऊपर तमाम जो पेचीदगियां हैं या उस सेंटेंस में जो हिडन राज है उसका, उसको ढूंढने की कोशिश करे, तो ऐसी कंडीशन को नाम देते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग है। साइंटिस्ट खुद जो क्वेश्चनरी बनाए, साइंटिस्ट खुद जो उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करे, खुद जो काम करे, अपने काम या अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए खुद जो साइंटिस्ट करे, उसको हम नाम देते हैं कि ये इंडक्टिव रीजनिंग है। और जो साइंटिस्ट दूसरे उसको कहेंगे भाई आप अगर अपना काम प्रूव करवाना चाहते हैं हमसे, तो अपने काम को इस तरीके से बनाएं, उसको हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। साइंटिस्ट जो खुद अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करे या हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करे और दलील पेश करे, उसको हम नाम देते हैं कि वो इंडक्टिव रीजनिंग है। मीन्स मैं कोई काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आइए मैं पीएचडी स्टूडेंट और मेरी पीएचडी होने वाली है माशाल्लाह, तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, और मेरे बहुत सारे जो है पेपर भी पब्लिश नहीं। आप नेट पे अगर जाएं तो मेरे नाम से आपको जो है बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स और एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे। रफीक पिताफी लिखें, रफीक पिताफी लिखें, मेरा वर्क जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे है, और पीएचडी हो जाती है अगर मेरी ये लॉकडाउन नहीं होता तो। मेरी सिर्फ वाइवाज रही हुई है, बाकी थीसिस वगैरह जो है फॉरेन से अप्रूव्ड हैं। तो नेट पे आप जाकर आप लिख सकते हैं, लिखें रफीक पिताफी आप लिखें, तो आपको इंटरनेशनल मेरे पेपर्स जो रिसर्च पेपर हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च पेपर हैं, वो आपको मिलेंगे। और वो रिसर्च पेपर सारे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर हैं। रफीक पिताफी आप लिखें भले, दिस इज माय नेम, और मेरा नाम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे वर्क है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। या आप ऐसे लिख सकते हैं SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर मेरा वर्क है। और जो है ग्रासपर्स के ऊपर है, लोकस्ट के ऊपर है, जो टिड्डे आजकल परेशान कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा वर्क है, और 25 प्लांट्स के ऊपर मेरा वर्क है। तो आप देख सकते हैं मेरा रिसर्च वर्क इंटरनेशनली पब्लिश्ड है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। मोर देन 20 एब्स्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं मेरे, और उसके बाद जो है 4 से 5 जो है मेरे इंटरनेशनल पेपर हैं। स्टिल फ्यू पेपर्स आर इन पेंडिंग। तो आप अगर उस चीज़ को देखें और समझें तो बहुत सारी चीज़ें आपके काम की भी हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन का बेटा मतलब ये होता है कि आप जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने काम को जो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम अगर आगे आए, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद
उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप नाम देंगे कि वो कन्क्लूजन है। अब कन्क्लूजन सही है या गलत है, उसके लिए आपको एक वर्क करना पड़ता है, उसको हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। अब डिडक्टिव रीजनिंग को हम प्रूव करने के लिए कोई बात नहीं करते, हम एक सेंटेंस बनाते हैं और वो होता है बेटा इफ और देन में। इफ लिखकर हम हाइपोथेसिस ही लिखते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वो है जो अदर कॉम्पिटिटिव साइंटिस्ट जो हैं आपके काम को तब प्रूव करेंगे जब आपका काम इफ और देन में प्रूव होगा। आपका वर्क जो है जब डिडक्टिव रीजनिंग में प्रूव्ड होगा तब साइंटिस्ट आपके काम को अप्रूव करेंगे और आप काबिल होंगे कि आपको पीएचडी या एमफिल की डिग्री दी जाए। तो पहले इफ लिखकर हम सेम सेंटेंस लिखते हैं जो हाइपोथेसिस होता है। इफ लिखकर मैं इसका कलर इस जगह पे इफ लिखकर हाइपोथेसिस ही लिखते हैं और कोई भी चीज नहीं लिखते हैं, और ये जर्नल होता है। और फिर इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सॉरी, ये स्पेसिफिक और ये जर्नल कर देते हैं। जर्नल स्पेसिफिक टू जर्नल हम करते हैं। पहले एक हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होता है, फिर उसके लिए जर्नली हम उसको स्टेटमेंट देते हैं। कैसे वो आप देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इफ मलेरिया caused by bad air, this is hypothesis after if we have written here। और उसके बाद सेकंड में मैंने कहा क्या है कि देन लिखेंगे और इसको जर्नल बना देंगे। क्या करेंगे, मलेरिया कास्ड बाय बेड एयर, मलेरिया किससे होती है, खराब हवा से होती है। ये कुछ लोगों का परसेप्शन था, दिस इज नॉट प्रूव्ड। प्रूव करने के लिए क्या है कि इफ मलेरिया कास्ड बाय बेड एयर देन ऑल पीपल should suffer from malaria that are living together or in same environment। जी बेटा, नो वो जो है प्रूव्ड है बेटा। ये हम कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस इफ मलेरिया काज्ड बाय बेड एयर, ये पहले एक स्टेटमेंट था कि मलेरिया, हाइपोथेसिस था कि मलेरिया काज्ड बाय बेड एयर, क्योंकि ये प्रूव नहीं हो सका वैसे। तो मैंने एक प्रूफ का एग्जांपल देना है, एक जो है रिजेक्ट का। तो ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो चुका था। इफ लिखकर हमने लिखा है कि इफ मलेरिया काज्ड बाय बेड एयर। अगर साइंटिस्ट दूसरे जो होते हैं उन्होंने कहा कि भाई अगर मलेरिया वाकई प्लाज्मोडियम मलेरिया बेड एयर की वजह से होता है तो मींस एक बंदे को पूरे गांव में मलेरिया क्यों हो रही है, दूसरे को क्यों नहीं हो रही। हवा तो सारे एक जैसी ले रहे हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर एक को मलेरिया है तो दूसरे को क्यों नहीं, तीसरे को क्यों नहीं, चौथे को क्यों नहीं। तो इस वजह से कहा गया कि मलेरिया जो है बेड एयर की वजह से नहीं होती, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद प्रूफ के लिए ये कहा गया कि if malaria caused by plasmodium then all malarial patients should possess प्लाज्मोडियम। तो मीन्स हम कहते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में दो चीजें, एक इफ और दूसरी देन लगाना जरूरी होती है। इफ लगाकर आप सेम सेंटेंस लिखते हैं स्पेसिफिक,
और देन जो है लगाकर आप उसको जर्नल कर देते हैं। मीन्स इफ मलेरिया काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, दिस इज अ स्पेसिफिक फॉर द मलेरिया, कि मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम की वजह से होती है तो दुनिया में तमाम लोग जो हैं जो मलेरिया में मुब्तला हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है। और जब चेक किया गया तो ऐसे ही हुआ, जब एक्सपेरिमेंटेशन हुई तो 100 जो लोग थे उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में लिया गया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी से कंपैरिजन दे रहे हैं। 100 ऐसे लोग लिए गए जो बिल्कुल ठीक थे, उसकी ब्लड को चेक किया गया, उसकी ब्लड में कोई भी प्लाज्मोडियम नहीं मिला। और उसके बाद 100 ऐसे मलेरियल पेशेंट चेक किए गए, तो उनकी ब्लड के अंदर क्या मिला? प्लाज्मोडियम मिला। अगर बेटा सेहतमंद जो लोग थे उनके ब्लड में भी वही जरासीम मिल जाता, वही जानदार मिल जाता, तो हम क्या कहते हैं कि मलेरिया नॉट काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, क्योंकि दूसरों में भी अवेलेबल है, जिसको मलेरिया नहीं है उसमें भी अवेलेबल है, और जिसको मलेरिया है उसमें भी अवेलेबल है, तो क्या हुआ? किसी और चीज की वजह से। तो इस वजह से स्पेसिफिक किया गया कि ऐसे लोग भी लिए गए जो सेहतमंद थे, उनकी ब्लड को भी चेक किया गया, तो उनकी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं मिला। और दूसरे जो थे जिनकी बॉडी के अंदर मलेरिया थी उनके अंदर भी ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मिला। तो बाद में ये चीज प्रूव हो गई कि दुनिया में कहीं पे भी कोई लोग अवेलेबल हो, जहां पे भी किसी बंदे की अवेलेबिलिटी हो और वहां पे मॉस्किटो अवेलेबल है और मॉस्किटो बाइट कर रहा है उसको, तो उसकी वजह से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाए। प्लाज्मोडियम काज द मलेरिया, जो मॉस्किटो है दैट इज द वेक्टर, mosquito is the vector that transmits disease from one person to another person, और we can say जो mosquito है वो पोस्टमैन का काम करता है। उसका काम क्या है? एक बंदे से दूसरे बंदे तक इस बीमारी को, इस चीज को जो है लेके जाना, पहुंचाना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं, पहली चीज होगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, फिर आएगा उसका कंक्लूजन। जब कंक्लूजन आएगा तो वो बंदा ठीक है या गलत है, किस तरीके से है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि थ्योरी है। थ्योरी के लिए कहा जाता है बेटा प्रूव्ड हाइपोथेसिस, प्रूव्ड हाइपोथेसिस। अगर हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है, मींस एक्सपेरिमेंट से पास हो गया है, और उसका कंक्लूजन जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू उसको प्रूव किया गया है, तो आप क्या कहेंगे कि इट इज नोन एज द, नहीं, थ्योरी अलग चीज है, कंक्लूजन अलग चीज है। जो आपने हाइपोथेसिस दिया था और उसके ऊपर आपने जो काम किया है, आपने जो उसका कंक्लूजन निकाला है कि भाई ये कंक्लूजन है इसका, ये इसका जो है रिजल्ट है, जो रिजल्ट ऑफ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, या हाइपोथेसिस वाले जो एक्सपेरिमेंटल वर्क का जो रिजल्ट होता है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं। जैसे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको आप समराइज करें तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कि ये कंक्लूजन है। जब कंक्लूजन आ जाता है कि भाई ये चीज, इसका ये रीजन है उसके पीछे, तो हम कहते हैं कि नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्योरी। जब हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से आप गुजारें और एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करने की कोशिश करें, अगर हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है और उसका रिजल्ट आपको सही मिलता है, तो अब उस हाइपोथेसिस को आप थ्योरी का नाम देंगे। हाइपोथेसिस को आप कहेंगे कि नाउ इट इज प्रोमोटेड टू थ्योरी। अब जो है उस हाइपोथेसिस को प्रोमोट करवा देंगे थ्योरी में, क्योंकि उसने एग्जाम पास करवा लिया है। अब वो एग्जाम कौन सा था? पहले एक्सपेरिमेंटेशन का था, फिर उसके ऊपर इंडक्टिव रीजनिंग साइंटिस्ट ने की, फिर उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग हुई, तो उसका कंक्लूजन आया कि अब ये प्रूव्ड है। जब प्रूव्ड हो जाएगा तो जो हाइपोथेसिस है इट बिकम कन्वर्टेड इनटू थ्योरी। और लॉ हम कहते हैं बेटा प्रूव्ड थ्योरी को लॉ कहा जाता है। इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं और चीजें भी हैं जो कल इंशाल्लाह जो है हम करेंगे, कि जो इंडक्टिव